चैप्टर 13 को समराइज फॉर्म में हम देखने लगे हैं। हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम चैप्टर कर रहे हैं। अब इसमें आपको पता है कि इन्फ्रेंस की दो ब्रांचेस होती हैं। पहले तो स्टैट्स की दो ब्रांचेस होती हैं ना, एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और एक होता है हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की फर्दर दो ब्रांचेस होती हैं, एक आपके पास होता है एस्टिमेशन और एक होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एस्टिमेशन जो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला लास्ट चैप्टर 12 देखा था, उससे हमने एस्टिमेशन कर लिया है। अब हम देख रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग चैप्टर, हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। आज हम समराइज देख रहे हैं, समराइज फॉर्म में इसको। अब इसमें आपके पास आपने देख लिया डेफिनेशन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होता है। ये अबाउट अजम्पशन होती है बेसिकली किसी चीज़ के बारे में, अजम्पशन ऑफ कंजक्शन और असर्शन ऑफ एनी हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, ये प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट इसके बाद हमने देख लेना है नल हाइपोथेसिस क्या होता है। अब नल हाइपोथेसिस आपको नल हाइपोथेसिस हमारे पास होता है जिसको हम एच नोट से डिनोट करते हैं और इसमें हम लिखते हैं। कभी आपको जो है स्टेटमेंट में, अभी तो आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, आपको अंदाजा हो गया है। किसी क्वेश्चन में हमें नल हाइपोथेसिस गिवन होता है और किसी में हमें ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन होता है। हाइपोथेसिस विच इज टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द अजम्पशन दैट इट इज ट्रू। हम अजम्पशन अज्यूम ये करते हैं कि ट्रू होगा, लेकिन हम इसे पॉसिबल रिजेक्शन के लिए करते हैं। अब इसमें मैं आपको क्वेश्चन पे जब हमने चैप्टर पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था नो इफेक्ट का वर्ड यूज होता है तो हम इक्वल टू या नॉट इक्वल टू यूज करते हैं। अनबाइस का वर्ड होता है तो इक्वल टू नॉट इक्वल टू। इनफेक्टिव का वर्ड यूज होता है, नो डिफरेंस का वर्ड यूज होता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और अनरीजनेबल इस तरह के वर्ड यूज होते हैं तो हम इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का वर्ड यूज करते हैं। स्टेटस को और अनबाइस, ये सारे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमने देख लिया था कि हमारे पास नल हाइपोथेसिस में इक्वलिटी होल्ड करती है। तो इक्वलिटी का मतलब है कि वो इक्वल टू भी आ सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ सकता है, लेस देन इक्वल टू भी आ सकता है। ठीक है, ये देखिए इनइक्वालिटी के साथ इक्वलिटी तो आ रही है ना। जब भी इक्वलिटी आती है तो हमारा ये एच नोट होता है। और नॉट इक्वल टू मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमारे पास क्या होता है, इसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली इसकी बेस पे हम अपना जो है क्रिटिकल रीजन बनाते हैं। hypothesis which we are willing to accept when null hypothesis is rejected। जब null hypothesis रिजेक्ट हो जाता है तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये भी आप लोगों ने देख लिया, हम कहते हैं रिजेक्ट एच नोट, फिर उसके बाद हम कहते हैं एक्सेप्ट एच नोट। रिजेक्ट एच नोट हो गया तो एक्सेप्ट एच नोट होता है। ठीक है, यही बात इन्होंने यहाँ पे की है और इसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसको H1 से डिनोट करते हैं। अब इसमें पॉसिबिलिटीज क्या आती हैं, इसमें हमारे पास नॉट इक्वल टू आ गया, एक इनइक्वालिटी होल्ड करती है इसमें। एक आपके पास इसमें नॉट इक्वल टू आ जाता है। ठीक है, ये भी इनइक्वालिटी है, लेस देन भी इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन भी इनइक्वालिटी है। ये यहाँ पे आ गया लेस देन, ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू, तीन केसेस आ गए ये आपके ऑल्टरनेटिव के हैं। और नल के आपके साथ इक्वालिटी होल्ड करती है। ठीक है, इसके बाद हमने देख लिया सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है, जो कम्प्लीटली स्पेसिफाई करे डिस्ट्रीब्यूशन को। और कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या होता है, जो डज नॉट कम्प्लीटली स्पेसिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन। टेस्ट स्टैटिस्टिक आपने देख लिया कि बेसिकली हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं अपने देखने के लिए कि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। इसकी बेस पे हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आती है। उस कैलकुलेटेड वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं टैबुलेटेड वैल्यू से, तो उसकी बेस पे हमारा डिसीजन होता है कि हमने रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ रहे हैं क्रिटिकल रिजेक्शन रीजन। अब रिजेक्शन रीजन को हम क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। अब आपने ये देख लिया कि क्या होता है, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो हम रिजेक्ट एच नोट कर देते हैं, अगर इस क्राइटेरिया से बाहर वैल्यू आ जाती है तो हम एक्सेप्ट एच नोट कर लेते हैं। अब नॉन रिजेक्शन रीजन क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन, जहाँ पे वैल्यू लाई करे तो हम एक्सेप्ट एच नोट करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते हैं। क्रिटिकल वैल्यूज क्या होता है, क्रिटिकल वैल्यूज देखें जैसे हमने जी अल्फा बाई 2 निकालना हो, जी1 माइनस अल्फा बाई 2 निकालना हो, ये तो हमारी क्रिटिकल वैल्यूज होंगी जो हमारे रिजेक्शन रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन को सेपरेट करती हैं, उसको हम क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद टू टेल टेस्ट क्या होता है, वन टेल क्या होता है। अब टू टेल में हमारे पास हमने देखिए क्वेश्चंस कर लिए, अब तो आपको अंदाजा हो गया। टू टेल में आप इक्वालिटी आती है, नॉट इक्वल टू आता है हमारा H1 में। ठीक है, इसकी बेस पे हमारा हाइपोथेसिस जेड अल्फा बाई 2 और ये Z1 माइनस अल्फा बाई 2, हमारे इस तरह से दो हम टेल्स ले लेते हैं। ठीक है, टू टेल्स में हमारे पास दो साइड्स आ जाती हैं, एक लेफ्ट टेल और एक राइट टेल। दो टेल्स हो तो हम उसको टू साइडेड कहते हैं। और ये तब आता है जब हमारे पास नॉट इक्वल टू वाला हाइपोथेसिस H1 हो। ठीक है, ये याद रखना है, तब हमारे पास टू टेल होता है। वन टेल की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास लेफ्ट टेल होता है और एक हमारे पास होता है राइट टेल।
अब ये भी आपको पता है H1 में अगर हमारे पास लेस देन वाला आ जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट टेल। ठीक है, एक साइड पे ही हमारी क्रिटिकल वैल्यू होती है। राइट टेल कब होता है, जब हमारे पास H1 में ग्रेटर देन वाला आ जाए साइन, तो हम इसको राइट टेल कहते हैं और इसमें हमारा रिजेक्शन रीजन Z1 माइनस अल्फा बाई 2 होता है। ठीक है, अब ये याद रखना है आपने, हमारे पास टू टेल क्या होता है और लेफ्ट टेल राइट टेल वन टेल की दो टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एरर्स आते हैं। अब एरर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक टाइप 1 और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर हमारे पास होता है कि हम रिजेक्ट एच नोट, टाइप 1 एरर इज मेड बाय रिजेक्टिंग एच नोट व्हेन एच नोट इज एक्चुअली ट्रू। जब एच नोट असल में ठीक हो लेकिन हम उसको रिजेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई इनोसेंट हो इंसान और उसको जज गिल्टी प्रूफ करती, तो ये हमारा टाइप 1 एरर होता है। टाइप 2 एरर क्या होता है, अगर वो इंसान गिल्टी था लेकिन उसको जज ने इनोसेंट प्रूफ कर दिया, तो ये टाइप 2 एरर है। तो दोनों चीज़ें गलत, गलत को सही को गलत कह दिया, गलत को सही कह दिया, तो बेसिकली ये तो है टाइप एरर्स है। लेकिन अब ये याद कर टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है। ठीक है, हमारे पास टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, प्रोडक्ट डिसीजन इस तरह से बनते हैं। इस टेबल को आप याद कर लें, अगर कल को आपको डेफिनेशंस में आता है तो आप इसको लिख सकें। ठीक है, नेक्स्ट अब ये भी आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। अल्फा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। बीटा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। और ये क्या होता है आपके पास, ये भी आपको मैंने बताया था, कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। ये आपके पास पावर ऑफ टेस्ट होता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। 1 माइनस बीटा पावर ऑफ टेस्ट होता है और वो कॉन्फिडेंस लिमिट्स होती है या कॉन्फिडेंस। अच्छा, इसके बाद आगे हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको पता चलेगी, आप यूज़ करते हैं हर क्वेश्चन में कि हम इतने परसेंट श्योर है कि हमारा ये है, ये अलाई करेगा। नेक्स्ट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ टेस्ट इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी विद व्हिच वी आर विलिंग टू टेक अ रिस्क ऑफ टाइप 1 एरर। हम टाइप 1 एरर जो है उसको लेने का जो रिस्क लेते हैं कि हमारे इतने परसेंट हम श्योर है कि हमारा ये एरर आ सकता है, ये हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है, अब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। ये होती है कि हम इतने परसेंट श्योर है कि हमारी प्रोबेबिलिटी ये होगी। ठीक है, ये हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल में 1 माइनस अल्फा ही यूज़ करते थे, आपको याद होगा तो। नेक्स्ट हम जाते हैं स्टैटिस्टिकल डिसीजन रूल। नेक्स्ट कंक्लूजन। अब कंक्लूजन आपको पता है क्रिटिकल रीजन की बेस पे ही आप करते हो। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की डेफिनेशन सारी आपने याद कर लेनी है, मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दी। और ये 6 स्टेप्स हमने देख लिए हैं हमारे। क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना। सेकंड हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। थर्ड हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है। फोर्थ हमारा कैलकुलेशंस होता है। फिफ्थ क्रिटिकल रीजन होता है और उसके बाद डिसीजन रूल या कंक्लूजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब अगर हमारे पास सेकंड हमने एक्सरसाइज में देखा था कि हमारे पास टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस हो जाए सिंगल मीन के लिए। ठीक है, सिंगल मीन की टेस्टिंग के लिए अब हमारे पास, अब आपको ये पता ही अंदाज़ा हो गया, पूरा चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया कि हमारे पास 3 तरह के हाइपोथेसिस बनते हैं। एक ये दोनों होते हैं हमारे पास 1 टेल और ये होता है हमारे पास 2 टेल। 2 टेल में नॉट इक्वल टू और 1 टेल में लेस देन ग्रेटर देन आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं, हमारे पास 3 केसेस आते हैं नॉर्मल। अब ये देखिए, फर्स्ट केस क्या है, नॉर्मल पॉपुलेशन है, सिग्मा स्केयर नोन। सिग्मा स्केयर नोन हो तो हम एन को चेक ही नहीं करते, एन स्मॉल हो एन लार्ज हो हम जी ही लगाते हैं, हमारा ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, टेस्टिंग में टेस्ट स्टैटिस्टिक ये होता है हमारे पास। अगर सेकंड केस हमने चेक किया था कि हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन हो, सिग्मा स्केयर अननोन हो। सिग्मा स्केयर अननोन हो तो इट्स मीन हमने अपना एन चेक करना है। एन स्मॉल होगा तो हमारा टी लग जाएगा, एन लार्ज होगा तो ये हमारा जी लग जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। अगर सिग्मा स्केयर नोन है तो वो तो जी लगना ही लगना, उसको तो हम कुछ चेक ही नहीं करते। अगर सिग्मा स्केयर अननोन है तो हम एन चेक करते हैं, एन स्मॉल होगा तो टी, ठीक है, और एन लार्ज होगा तो जी। ठीक है, ये केसेस 3 केसेस हमने किए थे इसमें। अब इन केसेस के जो हमारे क्रिटिकल रीजन बनते हैं वो तो आपको पता ही है, हमारा जो है H1 की बेस पे हम अपना क्रिटिकल रीजन बनाते हैं। लेस देन है तो यहाँ पे लेस देन आ गया, ये ग्रेटर देन है तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 माइनस अल्फा आ गया, ये नॉट इक्वल टू है तो जी अल्फा बाई 2 और जी 1 माइनस अल्फा बाई 2। और आपको ये पता है हमारी एक कंडीशन भी जो है फुलफिल हो जाए तो हम रिजेक्ट एच नोट करते हैं। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल ना हो तो एक्सेप्ट एच नोट। और इन कंडीशन में तो एक ही कंडीशन होती है, तो अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो रिजेक्ट एच नोट, अदरवाइज एक्सेप्ट एच नोट। ठीक है, बाकी सारे फार्मूलाज तो आपको पता है, एक्स बार का फार्मूला क्या होता है और एस हेड हमने एन माइनस 1 वाला डिवाइजर वाला यूज़ करना होता है, ये सारे आपको पता है। आपने एक्सरसाइज कर ली है लेकिन मैं बस आपको फार्मूलाज रिवाइज करवा रही हूँ एक बार। नेक्स्ट
इसके बाद हमने 13.2 के बाद हमने एक्सरसाइज आई थिंक प्रपोर्शन, सिंगल प्रपोर्शन देखा था हमने। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट अ पॉपुलेशन प्रपोर्शन पाई। अब हम पाई की प्रपोर्शन की टेस्टिंग कर रहे हैं। आपको पता है प्रपोर्शन होता क्या है? बेसिकली हमारे पास स्मॉलर पार्ट होता है, जैसे कि हम हमेशा मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है एक्स क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन, ये हमारा प्रपोर्शन है, सैम्पल प्रपोर्शन हम जो लेते हैं। अब ये देखिए टोटल का पार्ट जो होता है वो हम लेते हैं, इसका एक तरह से टोटल का पार्ट आ गया। प्रपोर्शन क्या होता है हमारे पास, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल। जैसे कि मैंने आपको इसको कई बार एग्जाम्पल दी है कि अगर हमने चेक करने हो डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव आइटम्स, टोटल तो हमारे पास आइटम्स आ गए थे, टोटल आइटम्स इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें से डिफेक्टिव आइटम्स की प्रोपोर्शन निकालनी है तो डिफेक्टिव आ जाएगा यहाँ पे। अगर नॉन डिफेक्टिव की निकालनी है तो नॉन डिफेक्टिव यहाँ आ जाएगा और डिफेक्टिव वाले हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ये है प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन में भी सिमिलरली हमारे पास तीन तरह के हाइपोथेसिस बनते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल टू और लेस देन ग्रेटर देन। अब ये आपने याद रखना है, ये हमेशा जो है H1 के ऑपोजिट यहाँ पे H नोट में आते हैं, ये आपस में दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, ये ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये हाँ ये दोनों हमारे वन टेल है और ये वाला टू टेल टेस्ट है हमारे पास। H1 की बेस पे ही हमारा वन टेल टू टेल का पता चलता है। और इसमें जी जो है प्रोपोर्शन में आपको पता है हम जी ही यूज करते हैं। ठीक है, अब जी का फॉर्मूला ही हमने यूज करा, लेकिन एक हमारे पास कंडीशन आ जाती है, या तो वो मेंशन कर दें कि आपने कंटिन्यूटी कलेक्शन यूज करना है, या फिर आपका जो है एन क्लोज टू जीरो या फिर वन के वो तो फिर इस तरह से हम देखते हैं। अब कंटिन्यूटी कलेक्शन में भी आप इन दोनों फॉर्मूलाज में से देखते हैं कि कौन सा यूज करना है। अगर आपने ये यूज करना तो फिर जो आपको फिजिबल लगे आप वो यूज कीजिएगा। अब इसमें भी हमारे पास प्लस माइनस का साइन आता है कि कहाँ पे हमने प्लस यूज करना है, कहाँ पे माइनस, कंटिन्यूटी करेक्शन में। अगर हम p लेस देन पाई, हमारा जो सैंपल का प्रोपोर्शन है, पाई के प्रोपोर्शन जो हमें हाइपोथेसिस में गिवन होता है उससे स्मॉल होते हैं तो हम प्लस करते हैं कंटिन्यूटी करेक्शन में। अगर हमारा p जो है वो ग्रेटर देन पाई नॉट हो जाए तो हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं अपने कंटिन्यूटी करेक्शन में। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही सेम है, जी में जो भी हम क्रिटिकल रीजन यूज करते हैं वो सारे सेम है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव किया था, हमारे पास डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स के जो है उसकी टेस्टिंग कर रहे थे। अब इसमें हमारे पास दो केसेस आते हैं, याद रखना। इसमें एक हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट सैंपल्स जो दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है। जैसे कि कोई सैंपल वन है, सैंपल टू है, दोनों दूसरे पर डिपेंड, मतलब सैंपल वन सैंपल टू आपस में इंडिपेंडेंट है। अब इसमें आपकी जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम जरूरी नहीं है कि सेम हो सकता है आपके N1 में 12 ऑब्जर्वेशन थी और N2 में आपके पास ऑब्जर्वेशन 20 हो जाए। ठीक है, इसमें आपका N1 N2 सेम नहीं होगा इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन में, ये याद रखना। ठीक है, जरूरी नहीं, कभी कभी सेम भी हो जाता है लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सेम हो। इसमें एक तो ये आप कंडीशन चेक कर सकते हो, दूसरे इसमें आफ्टर बिफोर वाली कंडीशन भी नहीं आती है। कोई दो डिफरेंट सैंपल्स दिए होते हैं और एक दूसरे के कंक्लूजन एक दूसरे की बेस पे नहीं मतलब कर रहे होते कि इसकी वजह से ये कंक्लूजन है, इसकी वजह से ये कंक्लूजन है, इस तरह से नहीं होता है। जी, इसमें भी हमारे पास तीन हाइपोथेसिस होते हैं। एक हमारे पास नॉट इक्वल टू वाला टू टेल और ये दोनों वन टेल होते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन। अब इसमें फर्दर तीन केसेस होते हैं हमारे पास। अब तीन केसेस में नॉर्मल पॉपुलेशन, जिस तरह से हमने सिंगल के लिए किया था, नॉन वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस नॉन हो गया तो हम सैंपल साइज को चेक ही नहीं करते हैं, हमने जी लगा लिया। ठीक है, इसमें हम फिर चेक ही नहीं करते कुछ भी। ये याद रहेगा ना कि बस देखिए एक आपने इंक्रीज किया है, बाकी सारे फॉर्मूला सेम ही है जो आपने सिंगल में किया था। सेकंड इसका केस होता है नॉर्मल पॉपुलेशन हो, अब अननोन वेरिएंस हो, अननोन वेरिएंस हो और सेकंड हमने अपना जो है सैंपल साइज चेक किया वो स्मॉल हो, स्मॉल सैंपल साइज है, अननोन वेरिएंस है। लेकिन आपको पता है जब अननोन वेरिएंस आ जाए, स्मॉल सैंपल साइज आ जाए तो हम सेम की कंडीशन यूज करते हैं, क्योंकि हम जब टेस्टिंग करते हैं टी की उस पे तो हम एस पी यूज करते हैं अपना एस पूल्ड। ठीक है, पूल्ड वेरिएंस हम निकालते हैं जरूर, दोनों जो है वेरिएंसेस हम उनको इक्वल कंसीडर करते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ये तो बेसिकली अगर आपको पॉपुलेशन का जो है वेरिएंस गिवन हो तो फिर आप सिग्मा यूज करोगे। अब यहाँ पे तो पॉपुलेशन का वेरिएंस अननोन है ना, तो हम इसका एस्टिमेट यूज करेंगे, एस पूल्ड। अब एस पी के आपको डिफरेंट फार्मूला है, अगर आपको एस गिवन हो तो ये वाला यूज करेंगे, डेविएशंस गिवन हो तो ये यूज करेंगे, सम ऑफ स्केल्स गिवन हो तो आप ये यूज करेंगे आपको क्वेश्चंस में जिसके मुताबिक डाटा गिवन हो। अब इसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, एस पी यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है,
एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू और ये डेल्टा नोट और नीचे डिवाइडेड में हमारे एन आ गए और डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है टू के केस में, अगर सिंगल हो तो एन माइनस वन होता है। नेक्स्ट चीज के बाद हमारा आता है थर्ड इंडिपेंडेंट का क्या केस होता है, एनी पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन हो लेकिन लार्ज एन हो, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर तो अननोन होगा, जाहिर सी बात है इसमें क्योंकि एनी पॉपुलेशन है। अच्छा, इसमें लार्ज एन होने की वजह से कोई भी पॉपुलेशन है वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के थ्रू हमारी जो है नॉर्मल को अप्रोच कर जाती है, ठीक है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के थ्रू वो नॉर्मल को अप्रोच कर जाती है। इसलिए लार्ज एन हो तो कोई भी पॉपुलेशन हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने तो नॉर्मल हमें पता हो ही जाती है वो। अच्छा जी, इसमें हमारे पास फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं ये वाला, ठीक है, बस आपने एक्सक्लूड यूज़ करना है कि जब आपका जो है सैम्पल साइज स्मॉल हो और दोनों वेरिएंस अननोन हो, स्मॉल सैम्पल साइज हो तो हम टी तो यूज़ करते हैं लेकिन एस पी यूज़ करते हैं, दोनों वेरिएंस सेम है, ये कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपको पास क्रिटिकल रीजन आप वही जी वाले जो है आते हैं, ग्रेटर देन लेस देन नॉट इक्वल टू वो दो आ जाएंगे। टी के लिए भी सिमिलरली अगर लेस देन है तो लेस देन टी अल्फा, ग्रेटर देन है तो टी ग्रेटर देन वन माइनस अल्फा, नॉट इक्वल टू है तो टी अल्फा बाई टू और टी वन माइनस अल्फा बाई टू करते हैं हम, ठीक है, बाकी सारे फॉर्मूला सेम है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए, तो हो गया डिपेंडेंट के लिए, ठीक है। डिपेंडेंट सैंपल्स में हमारे पास अब इसमें ये देखें इन्फ्लुएंस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स डिपेंडेंट सैंपल्स। अब ये भी सैंपल्स की ही टेस्टिंग है, बेसिकली दो मीन्स की टेस्टिंग है जैसे हमने पीछे देखी, लेकिन वो इंडिपेंडेंट सैंपल्स थे और ये डिपेंडेंट सैंपल्स हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें आप पेड़ का वर्ड यूज़ करेंगे, मैच पेड़ का वर्ड यूज़ करेंगे, आफ्टर बिफोर का वर्ड यूज़ करेंगे, डिपेंडेंट सैंपल्स का वर्ड यूज़ करेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों और आपके इसमें सैंपल साइज जो है दोनों इक्वल होंगे। ये नहीं होगा कि एक सैंपल, क्योंकि ये वही सेम पर्सन पे डाटा लेते हैं ना, यूजली 10 पर्सन को लिया, उस पर कोई ट्रीटमेंट अप्लाई करने से पहले उनका डाटा लिया, ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद ये, तो वो पर्सन तो क्या नहीं रहे ना, यानी कि एन तो आपका सेम रहा उसमें। अब इसमें डिफरेंस हम लेते हैं y माइनस एक्स। अब y माइनस एक्स कब करते हैं, जब हमारे पास आफ्टर बिफोर का केस होता है तो हम y माइनस एक्स ही करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास अगर दो डिफरेंट लोकेलिटीज आ जाए, मतलब दो डिफरेंट सैंपल्स आ जाए, वो आफ्टर बिफोर का केस ना हो लेकिन हमने पेयर सैंपल ही करना है, तो फिर हम क्या करेंगे इसमें, आप अगर आपका जो है हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल टू का केस आ रहा है, ठीक है, H1 में नॉट इक्वल टू का केस आ रहा है तो आप x माइनस वाई करो या y माइनस एक्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब नॉट इक्वलिटी आ जाती है ना, आपको पता है नॉट इक्वल टू, इसमें आपके पास आ जाता है नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती है टेबल की और पॉजिटिव वैल्यू भी आ जाती है टेबल की। इस वजह से आप x माइनस वाई करें, y माइनस एक्स करें, आपकी कंक्लूजन पे कोई डिफरेंस नहीं आता है। नेगेटिव वैल्यू चाहे आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू हो जाए लेकिन आपका जो है कंक्लूजन सेम ही रहता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको बता दूँ, ये आपके पास टी का फॉर्मूला होता है, याद रखना है जब डिपेंडेंट का केस होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, जी पे नहीं जाना है आपने, जस्ट टी लगेगी। इसका फार्मूला क्या है, डी बार माइनस म्यू डी एस डी ओवर अंडर रूट एन। डी बार का फार्मूला ये होता है समेशन डी ओवर एन, जो आपकी डी की वैल्यूज आती हैं उनको टोटल कर लिया और एन पे डिवाइड कर दिया, एस डी आपके पास आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब अगर ये देखें ये फार्मूला, ये हमारे पास लेस देन है तो इसमें लेस देन आ जाएगा, क्रिटिकल रीजन में ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन आ जाएगा, वन माइनस अल्फा, नॉट इक्वल टू है तो अल्फा बाई टू और वन माइनस अल्फा बाई टू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखें आफ्टर बिफोर के केस में तो आपने हमेशा y माइनस एक्स करना है, ठीक है, ये भी आफ्टर बिफोर का केस है जिसमें कि y माइनस एक्स कर लिया हमने। नेक्स्ट ये केस देखें, दो कैंडिडेट्स हैं लेटर्स, इन पे डिपेंडेंट केस ये इस तरह से बनता है कि वो लेटर्स लिखवाते हैं, कैंडिडेट ए से भी कैंडिडेट बी से भी लेटर्स लिखवा रहे हैं, तो एक ही लेटर है जो दोनों कैंडिडेट से लिखवा रहे हैं, इस वजह से ये डिपेंडेंट का केस है। अब इसमें हमने देखें हाइपोथेसिस में हमारे पास हमने क्या करना है, डिफरेंस का नो डिफरेंस, इस मीन कि हम इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का केस चेक कर रहे हैं ना, ये देखें, ठीक है, इक्वालिटी होल्ड कर रही है इसमें हम, तो आप इसमें चाहे x माइनस वाई करें या y माइनस एक्स करें, आपके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो है टेबल की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू लेनी होती है। चाहे आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू, देखिए कैलकुलेटेड वैल्यू पे यहाँ पे जस्ट नेगेटिव आ जाएगा साइन, आप x माइनस वाई करेंगे या y माइनस एक्स करेंगे तो डिफरेंस ये आता है कि आपकी जो है
सी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। अगर आप पॉजिटिव आ रही थी y माइनस एक्स के साथ, तो आप x माइनस वाई करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन आपकी कंक्लूजन पे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि ये दोनों आपके साथ हैं, नेगेटिव वैल्यू भी है पॉजिटिव वैल्यू भी है, कंक्लूजन पे डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास केस हो जाए वन टेल ग्रेटर देन हो या लेस देन हो आपके एज 1 में, ठीक है, ये बात याद रखनी है, एज 1 में अगर आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन यानी कि वन टेल हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है। अब इस केस में आपके पास आफ्टर बिफोर का केस नहीं है, इसमें आप y माइनस एक्स नहीं करेंगे। y माइनस एक्स करते हैं तो आपके देखिए ये सारी वैल्यू छोटी है इन सारी वैल्यू से, तो आपके पास नेगेटिव सारा आ जाएगा डाटा, और ये है भी वन टेल, तो इससे आपका कंक्लूजन अफेक्ट होगा। इस केस में जब आपके पास y वैल्यू जो है ये वैल्यूज बड़ी हो, x वाली x वैल्यूज बड़ी हो, y वैल्यूज छोटी हो, तो आप इसमें क्या करेंगे, x माइनस वाई करेंगे। ये हमारे पास वन टेल टेस्ट था, ये देखिए ग्रेटर देन वाला केस है, और हमारे पास y वैल्यूज जो है वो छोटी हैं, x वैल्यूज बड़ी हैं, तो इसमें हम x माइनस वाई करेंगे, हमारा कंक्लूजन अफेक्ट ना हो इसलिए, ठीक है। अगर ये हमारे पास टू टेल होता तो हम y माइनस एक्स करें, x माइनस वाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमने x माइनस वाई इसलिए क्यों किया है कि हमारी ये वैल्यू सारी छोटी है, ये नेगेटिव आके रिजल्ट को अफेक्ट करेंगे। हमने जो हाइपोथेसिस लेंगे उसके मुताबिक हमारा जो सॉरी जो हम एज 1 की वैल्यू लेंगे टेबल की वैल्यू, उसके मुताबिक तो हमारा के मुताबिक हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो फिर ये कंक्लूजन को सॉरी पॉजिटिव आएगी, लेकिन और ये टेबल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और ये वैल्यू भी फिर हमारा अफेक्ट हो जाएगा, इसलिए हमने इसमें x माइनस वाई किया ताकि हमारा कंक्लूजन पे इफेक्ट ना हो, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही। नेगेटिव वैल्यू आती तो हम जो मर्जी करते हैं, नेगेटिव से कंपेयर कर सकते थे फिर। अच्छा जी, इसके बाद हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा कि हमारे पास था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अब इस केस में मैंने आपको बताया प्रोपोर्शन के केस में हमेशा आपका जी लगता है। अब इसमें भी तीन फर्दर केसेस होते हैं हमारे पास, तो वन टेल को टू टेल का। डिफरेंस क्या आता है कि देखिए, अगर हमारे पास इसमें दो जी के फार्मूला यूज होंगे। अगर हमारे पास जो प्रोपोर्शन क्वेश्चन में गिवन है, स्टेटमेंट हाइपोथेसिस गिवन होता है, वो किसी स्पेसिफाइड वैल्यू के गिवन हो, जैसे कि कह दें कि डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन एटलीस्ट 10%, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1% है, यह अगर हमारे उसमें आ जाए हाइपोथेसिस में, इस केस में हमने अपना ये वाला यूज़ करना होगा हाइपोथेसिस जी की वैल्यू, ठीक है। सेकंड केस में अगर हमारे जो है दोनों वो कह दें कि आपस में इक्वल है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कंबाइन जो है प्रोपोर्शन वाला। अब कंबाइन पाई हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। अभी आप चेक करेंगे कि दोनों में से फॉर्मूला लगाने से आपके आंसर पे डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन आपने जो क्वेश्चन में उन्होंने बताया उसके मुताबिक ही करेंगे कि हमारा जो है किसी स्पेसिफाइड वैल्यू के इक्वल है तो हम ये यूज़ करेंगे, अगर वो दोनों प्रोपोर्शन इक्वल है इसमें कंबाइन प्रोपोर्शन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये 13.6 भी आपकी होगी कंप्लीट। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं, लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में हम देखने लगे हैं 13.7 फिलिंग द ब्लैंक, a statistical hypothesis assertion about the distribution of one or two more random variables। अभी हमने देख लिया था अभी भी कि हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस अबाउट क्या होता है, असर्शन होता है, किसी भी चीज़ के बारे में ज़ूम कर रहे होते हैं। A statistical hypothesis testing is a procedure, जो चीज़ प्रोसीजर होती है वो बेसिकली टेस्टिंग है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ प्रोसीजर। नेक्स्ट हमने देखा था नल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस व्हिच इज टेस्टिंग फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। अभी हमने देखा था कि पॉसिबल रिजेक्शन के लिए हम उसको करते हैं टेस्ट व्हेन इट इज ट्रू, इसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, व्हिच वी एक्सेप्ट व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। नेक्स्ट इसके बाद द नल हाइपोथेसिस ऑलवेज कंटेन सम फॉर्म ऑफ इक्वलिटी। ये हमें पता है कि नल हाइपोथेसिस में इक्वलिटी आती है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इनइक्वलिटी आती है हमेशा, मतलब ग्रेटर देन आ गया, लेस देन आ गया, नॉट इक्वल टू आ गया, है तो इनइक्वलिटी ना तीनों चीज़ें। नेक्स्ट हम आते हैं हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ विच अ डिसीजन इज मेड अबाउट द हाइपोथेसिस इंटरेस्टेड इज कॉल्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब देखें जो जिसकी बेस पे सारा हम कंक्लूजन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, वो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक ही है ना बेसिकली, जो हम कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करते हैं फिर टेबुलेटेड से कंपेयर करते हैं, इसकी बेस पे डिसीजन होता है। A rejection region specify a set of values of the statistic which for which H naught is rejected. H naught reject होगा, it means rejection region में आएगा तो reject H naught होगा। And accepting region accept the value of hypothesis when H naught is not rejected. अब H naught accept तब होगा जब accepting region में आएगा तो accept होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यूज ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर विच सेपरेट। अब जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया था सेपरेट करती है आपके रिजेक्शन रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन को, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज,
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अगर इक्वालिटी होल्ड कर रही है, टू टेल्स आ रहा है, तो हम इसको टू टेल टेस्ट कहेंगे। इफ द क्रिटिकल रीजन इज लोकेटेड ओनली वन टेल, अगर वन टेल में आएगा तो इसको हम वन टेल टेस्ट कहेंगे। ठीक है, ये आपके पास डेफिनेशन पे भी के तौर पे भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी आ सकता है। Fill in the blank again आ गया, a value of the test statistic is said to be statistically insignificant if falls in the acceptance region। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि insignificant कब होगा, अगर टेस्ट स्टेटिस्टिक जो हम जी या टी हम जो फार्मूले के मुताबिक अपनी वैल्यू निकालते हैं वो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट कब होगा, अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगी। ठीक है, ये हमारा होता है अगर टू टेल टेस्ट है, ये वाला हमारा हो गया ये क्या हो गया, रिजेक्शन रीजन हो गया, ये रिजेक्शन रीजन हो गया और ये वाले हमारे एक्सेप्टेंस रीजन हो गए। ठीक है, अगर ये वैल्यू हमारी इसके अंदर लाई करती है, कंडीशन को फुलफिल करती है, तो हम क्या करते हैं, आप याद रखना है यहाँ पे, अगर आपकी जो क्रिटिकल वैल्यूज आप बनाते हो जी अल्फा बाई टू और जी वन माइनस अल्फा बाई टू, जो भी आपकी वैल्यूज आती हैं, आप ग्राफ से तो कर ही नहीं रहे हो, मतलब आपने इससे करना है, वैल्यूज से कंपेयर करना है। अगर वो वैल्यूज जो हैं इन इस कंडीशंस को फुलफिल कर देती हैं, तो हम क्या कहते हैं, हमारा जो है एक्सेप्टेंस रीजन में लाई नहीं कर रही है, वो रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है। अगर इसको फुलफिल नहीं करती हैं तो वो हमारे एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करती हैं, एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करती है तो वो इनसिग्निफिकेंट होती हैं। ठीक है, इट्स मीन कि आपका एज नोट में क्या आता है, एज नोट में इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आती है और एज वन में सिग्निफिकेंट वैल्यूज आती हैं। नेक्स्ट है, वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक इज सेड टू बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इफ इट फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन। अगर वो क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है तो वो सिग्निफिकेंट होगी, अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगी तो इनसिग्निफिकेंट होगी। इन दोनों के जो है डिफरेंस याद रखना है, क्रिटिकल रीजन में होगी तो क्या होगा हमारे पास सिग्निफिकेंट, और अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगी तो इनसिग्निफिकेंट। द नल हाइपोथेसिस फॉल्स हुई फॉल्स, अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाए तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा एच नोट रिजेक्ट हो जाए तो हम एक्सेप्ट करते हैं एच वन को, वी मे एक्सेप्ट इट लीडिंग टू रॉन्ग डिसीजन। सो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको, तो ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग डिसीजन। ठीक है, ये हम बेसिकली एच टाइप वन एड करते हैं, वो होगा हमारे पास। और अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो और हम उसको रिजेक्ट ही कर रहे हो, गलत है तो गलत ही कह रहे हैं, तो ये हमारा करेक्ट डिसीजन हो गया। टाइप वन एरर इज मेड बाय रिजेक्टिंग एच नोट व्हेन एच नोट इज ट्रू, जिस तरह से कि हमने यहाँ पे देखा, ये हमारा टाइप वन एरर था। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अ टाइप टू एरर इज मेड बाय एक्सेप्टिंग एच नोट व्हेन एच वन इज एक्चुअली ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या आ गया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज, अभी हमने देखा था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि हम इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं टाइप वन एरर के लिए। और हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस। ठीक है, ये याद रखने, कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। चाहे तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन कर लें कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग दिस, और ये क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये कुछ बच्चे पूछते भी रहे, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फ्रीली चूजन रैंडम वेरिएबल्स, बेसिकली ये होता है चूजन वेरिएबल्स। नेक्स्ट इसके बाद ट्रू फॉल्स आ जाता है हमारे पास, द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस आर एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ये मैंने आपको बताया कि इन्फ्लुएंस की दो ब्रांचेस होती हैं, एक एस्टिमेशन और एक हाइपोथेसिस। ट्रू, a null hypothesis is rejected when test statistic has a value not consistent with the null। अब ये आपको पता है कि रिजेक्ट होगा अगर वो null hypothesis के साथ consistent नहीं है, तो ये भी ट्रू है हमारे पास। और हम एक्सेप्ट तब करेंगे अगर वो null hypothesis the true null hypothesis is called level of significance। अब ये हमारे पास ये नहीं होता है, हम एक्सेप्टिंग वाला लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं, ये हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस इज, यहाँ पर रिजेक्टिंग नहीं, अगर एक्सेप्टिंग आ जाता तो ये हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अब ये हमारा ट्रू है, इन तीनों को देखने के बाद ये हमारा ट्रू आया। नेक्स्ट इसके बाद an assumption made about the population parameter। अब कोई assumption population parameter के बारे में बनाते हैं उसको statistical hypothesis कहते हैं, तो ये हमारा true है। नेक्स्ट है नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब ये आपको मैंने पता कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं, एज नोट और एज वन आपस में। ठीक है, ये भी ट्रू है। नल हाइपोथेसिस एज नोट इज ऑलवेज कंटेन सम फॉर्म ऑफ इक्वालिटी, ये भी आपको पता है। नोट इक्वालिटी आ जाएगी तो आपके पास नेवर इक्वालिटी, तो ये भी ट्रू है, हमारे पास एज वन में कभी इक्वालिटी नहीं आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4 है, ट्रू एंड फॉल्स, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। ये आपको पता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उन्होंने कहा है कि हम
ये भी हमारे पास फॉल्स हो गया। अभी हमने इसके ऊपर देखा था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, एक्सेप्टिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट इसके बाद नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इफ द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज कंसिस्टेंट विद एच नोट, ये हमारे पास फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट के बाद टाइप 1 एरर मोर सीरियस, ये हमारे पास ट्रू है कि टाइप 1 एरर ज़्यादा सीरियस है क्योंकि हम एक सही को गलत कह रहे हैं। ठीक है, a value of test statistic is said to be statistically insignificant if it falls rejection region, ये हमारे पास false हो गया। अगर critical region में fall करती है तो हमारा वो हमारी significant कहलाती है, और अगर insignificant है तो acceptance region में fall करेगी। Value of test statistic is said to be statistically significant, ये हमारा true है। statistically located only one tail, तो ये one tail होगा। अगर हमारी वैल्यू दोनों साइड पे लोकेट करेगी तो टू टेल टेस्ट होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये फॉल्स होगा। टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज द साइज इंक्रीजेज, ये भी आपको पता है। आपकी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच करती है, अगर नॉर्मल को अगर एन इंक्रीज करते हैं। स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज स्मॉलर डिस्पर्जन, ये भी ट्रू होगा। एच नॉट इज रिजेक्टेड व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये भी हमारा ट्रू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो है ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो चुकी है। आज आपने सारे चैप्टर की समराइजेशन देख ली है और उसकी ऑब्जेक्टिव चेक कर ली है। अब एनी क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग।